गुड मॉर्निंग। आज अपन 10th का फर्स्ट टॉपिक शुरू कर दिया था कल, उसकी अपने फर्स्ट क्लास हो चुकी थी। उसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे आज 10th साइंस के अंदर सेकंड टॉपिक। मतलब फर्स्ट टॉपिक जो आपके फर्स्ट का अपन ने फर्स्ट पार्ट बनाया था, आप सेकंड पार्ट लगभग 3-4 पार्ट में टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं, वही चैप्टर का नाम को पता ही है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अब कल जो आपको पढ़ाया था समझ में आ गया होगा, इसी उम्मीद के साथ आगे अपन क्लास शुरू कर रहे हैं। और सिंपल सा मैंने जो कल पढ़ाया था उसका हल्का सा एक रिवीजन, थोड़ा सा 3 चीज़ें मैंने महत्वपूर्ण बताई थी। संतुलित भोजन, उसमें मैंने आपको बताया था ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, आयंस, विटामिन और जल। जल तो आपको पता कंपल्सरी कंटेंट है। तो ये सभी कंटेंट जिसमें हो उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। और इनमें से कोई भी एक एब्सेंट हो तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित भोजन। चाहे प्रोटीन नहीं है, चाहे आपके फैट नहीं है, चाहे कार्ब नहीं है, चाहे आपके खनिज नहीं है, चाहे आयंस नहीं है, इनमें से कोई विटामिन नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? असंतुलित भोजन। और मैंने एक तीसरी परिभाषा बताई थी कुपोषण की। मैंने आपको कहा था कोई भी खाद्य आपके जो ऊर्जा पदार्थ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन से, ये लंबे समय तक किसी के भोजन में उपलब्ध नहीं हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? कुपोषण। उसके बाद बढ़ा था विटामिन कुपोषण, जैसे विटामिन ए की वजह कमी से आपके कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। B1 B12 की वजह से जिसे थायमिन बोलते हैं, बेरी रोग हो जाता है। B2 राइबोफ्लेविन, जिसे राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। B3 की बात करें थे जिसे अपन बोलते हैं नियासिन, इसकी कमी से आपके प्लेग्रा रोग हो जाता है। C से आपके एस्कार्बिक बोला जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है कमी से। विटामिन डी जिसे बोलते हैं अपन कैल्सीफेरॉल और रिकेट्स हो जाता है। इन सब के बारे में पढ़ लेता किसकी वजह से क्या होता है। फिर अपन पढ़ा था प्रोटीन कुपोषण, जिसमें अपन पढ़ा था 2 रोग, क्वाशियर रोग और एक मेरिस्मस। क्वाशियर रोग मैंने आपको बताया था, मेरिस्मस में बताया था। दोनों में क्या फर्क था मेजर? कि वे क्वाशियर रोग तो सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है और मेरिस्मस किसकी वजह से होता है? प्रोटीन के साथ ऊर्जा मतलब कार्बोहाइड्रेट और वसा की भी कमी हो जाए साथ में, तो उसे क्या बोलेंगे? मेरिस्मस कहा था। दोनों में अंतर बताया था मैंने कि भाई जो आपके क्वाशियर रोग हो जाता है वो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, पेट बाहर निकल जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है और शरीर आपकी जो त्वचा होती है वो पीले चकते पीली हो जाती है, सूखी हो जाती है। मेरिस्मस में क्या होता है? शरीर आँखें जो कांति है मतलब आँख के अंदर धस जाती है, शरीर और कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। और ये जो रोग है मैंने आपके बारे इसके बारे में और भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताया था आपको। मैंने कहा था आपकी नॉलेज अपडेट के लिए, लेकिन आपकी किताब में जो भी बोल रहा हूँ उतना ही कंटेंट है। अब अपन आगे पढ़ेंगे खनिज आयन के कुपोषण से क्या होता है। तो खनिज आयन की बात करेंगे कि जब शरीर में खनिज पदार्थ जो होते हैं, खनिज आयन पदार्थ है, इनकी कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारियां हो जाती है और कौन सा महत्वपूर्ण? देखो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण मुख्य रूप से तो पढ़ेंगे। तो अपन 5 के बारे में 5-6 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कमी क्या है? 3 चीज़ की। देखो एक पढ़ेंगे अपन आयरन, जिसे बोलते हैं आप लोहा। देखो एक चीज़ ध्यान रखें, 10th क्लास में आ गए 1 से लेकर 30 तक जो तत्व हैं आपके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो सभी याद कर लें, उनके प्रतीक चिन्ह, उनके नाम और उनके परमाणु क्रमांक। क्योंकि जैसे अभी मेरे को आयरन लिखना में शॉर्ट में लिख दिया, कुछ बच्चों को पता नहीं चलेगा Fe क्या होता है। तो इसे जिनको याद है सबसे बढ़िया है, नहीं याद है वो कर ले वे, और आपको नहीं आते तो मैं आपको इसके मिल जाएंगे 9th की क्लास में, मैं लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो पढ़ेंगे आयरन, एक आपके मोस्टली बात कैल्शियम की बात करेंगे और एक अपन बात करेंगे आयोडीन की। 3 चीज़ें के बाद देखो आयरन क्या है। आयरन की कमी से अपने शरीर में क्या होता है? देखो आयरन जो है अपने हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। जब अपने शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जैसे बोलते हैं खून की कमी, अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है स्वस्थ मनुष्य में जो होता है वो 12 से लेकर 18 के बीच में होना चाहिए। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो शरीर में आपके आयरन की कमी हो जाती है, तो अपने शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और जिसकी वजह से अपना शरीर क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। और आपको पता है रक्त की कमी कितना प्रभावित करती है। सिंपल सवाल, अपने शरीर का अंदर आप कुछ भी चीज़ खाएंगे, कुछ भी कंटेंट लेंगे, उसको पहुंचाने का माध्यम जो है शरीर वो ब्लड है, आपका रक्त है। और रक्त में क्या है? हीमोग्लोबिन है। ऑक्सीजन जैसे सबसे पहला कंपलसरी है ऑक्सीजन। जैसे किसी को दम घुटने लग जाता है, जी घबराने लग जाता है, चक्कर आते हैं, मतलब सीधा सा हीमोग्लोबिन कम है, आप चेकअप करवा सकते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? जितना ज़्यादा आपको पता है एक हीमोग्लोबिन के अणु से ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ते हैं। अणु परमाणु में तो आप अंतर जानते होंगे, ये अणु है, एक होता है परमाणु हो जाता है, तो 4 ऑक्सीजन अणु जुड़ते हैं। अब अपने शरीर में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, शरीर के अंगों को ऑक्सीजन मिलेगी, तो सर मतलब शरीर के अंग से भी ढंग से काम करेगा। शरीर के अंग ढंग से काम करेंगे तो अपने बाहरी बॉडी तो अच्छी काम करनी कि इंजन सही रहेगा, बाकी तो मशीन तो चलनी है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। और हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक हीमोग्लोबिन किससे बनता है? आयरन से बनता है। तो आयरन की जब कमी हो जाती है, लोह तत्व की कमी हो जाती है, तो अपने शरीर में क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है, शरीर सफ़ेद श्वेत हो जाता है, खून की कमी बोलते हैं जिसे। फिर है आपके कैल्शियम।
जब अपने शरीर में कैल्शियम कम हो जाता है तो हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अपने हड्डियों में मुख्य कंटेंट क्या होता है, कैल्शियम। आपने एड भी देखा होगा कि 30 साल के बाद में कैल्शियम बनना, बिल्कुल सही बात है, 30 साल के बाद में कैल्शियम अपने शरीर में बनना बहुत कम हो जाता है। या तो फिर कंपलसरी एक आदत डालिए, कैल्शियम हमेशा सुबह शाम दूध पीजिए 1 गिलास। जिंदगी में कभी भी कैल्शियम कमी नहीं होगी, कभी आपको घुटनों में दर्द नहीं होगा, कभी हाथ पैरों में दर्द नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम दूध में पाया जाता है। वेजिटेरियन के लिए, नॉन वेज के लिए तो बहुत से ऑप्शन होते हैं। तो कैल्शियम अपने शरीर में क्या होता है, ये आपके हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए मजबूती के लिए होता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो अपने शरीर अस्थियाँ क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, भंगूर मतलब जल्दी टूट जाती है। आप थोड़ी सी ऊपर 2-3 की फीट हाइट से गिरे, हड्डी फ्रैक्चर होगी, फिर 5-6 मिनट तक आपका क्या रहेगा, रेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आयोडीन आप मान लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति को आयोडीन कितना चाहिए, जैसे अपने घर पे सिलाई वाली छोटी सी सुई होती है या ऑलपिन ले लीजिए, उसका आगे वाला नोक जो होता है उतना सा आयोडीन अपन को पर डे चाहिए। इतना आयोडीन अपन को पर डे मिल जाए तो अपने आयोडीन की कमी पूरी हो जाती है। आयोडीन किससे मिलता है, मुख्य रूप से नमक में पाया जाता है। अब ये क्या कार्य करेगा, आयोडीन जरूरी है। अपने यहाँ गले में एच आकृति की एक ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम थायराइड, सुना होगा नाम। ये थायराइड ग्रंथि को यदि आयोडीन मिलता रहेगा तो ये प्रॉपर वे में काम करेगी और ये अपने शरीर की उपापचय क्रिया को कंट्रोल करती है, शरीर के भोजन, पाचन, श्वसन सभी को कंट्रोल करती है। यदि आयोडीन की कमी होगी, इसको आयोडीन मतलब थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन होता है, थायरोक्सिन, पता आपको। तो ये आयोडीन मिलेगा, थायराइड ग्रंथि काम करेगी, थायरोक्सिन बनेगा, शरीर की सभी क्रियाएं होती रहेगी। मान लीजिए आयोडीन की कमी हो गई अपने शरीर में, तो क्या होगा, आपके थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नहीं बनाएगी और थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो शरीर की उपापचय क्रिया बिगड़ जाएगी, शरीर मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, तो बहुत सी बीमारी हो जाती है। और गला फूल के तब मोटा हो जाता है, जिसे बोलते हैं गेंगा या गलकंड रोग हो जाता है। जिसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गलकंड या गेंगा बोलते हैं, या आउटू रोग भी कहा जाता है। और कैल्शियम की वजह से अस्थियां कमजोर हो जाती है और इसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, शरीर श्वेत हो जाता है। तो ये 3 है मुख्य रूप से। तो इसके अलावा क्या उनकी बात करते हैं, सारणी के रूप में आप लिखता हूँ, सारणी बनी हुई है उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम में सारणी में से क्वेश्चन आने के चांस कम है, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए सिंपल सी सारणी है, एक तरफ तो आयंस के नाम है, तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं सोडियम है, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं पोटेशियम है, उसके बाद अपन बात करेंगे कैल्शियम की, उसके बाद बात करेंगे अपन फास्फोरस की, उसके बाद बात करेंगे आयरन की, उसके बाद बात करेंगे आयोडीन की। ये आपके 6 मुख्य रूप से आयंस दिए हैं। अब ये सोर्स ये कहाँ से मिल सकते हैं अपन, तो स्रोत दे रखे हैं और उसके बाद इसका दे रखा कार्य कि ये क्या कार्य करते हैं, इसकी कमी से क्या हो जाएगा। तो आपको पता है सोडियम सबसे पहले साधारण नमक जो अपन घर पे खाते हैं नमक में होता है, फिर उसके बाद दूध है, अंडा है, मांस है, ये सब इसमें आ जाएंगे। ये कंपलसरी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या कार्य करता है, एक तो पेशियों की मजबूती के लिए जरूरी है कि जो पेशियां हैं उसके संकुचन के लिए, संकुचन शीतलन की जो क्रिया होती है उसके लिए जरूरी है। फिर तंत्रिकीय आवेग, तंत्रिकीय आवेग का बता दो अभी क्या है, तंत्रिकीय आवेग के लिए और एक विद्युत अपघटन के लिए। विद्युतीय अपघटन जो होता है अपने शरीर में उसके लिए भी जरूरी है। देखो मैंने आपको बताया था मांसपेशियां जो होती है, जब किसी इंसान का शरीर में सोडियम कमी हो जाती है उसका मांसपेशियों कंट्रोल नहीं रहता, जैसे उसके हाथ चलाता रहेगा, पेट चलता, उसको चाहता है कि वो नहीं चलो, लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं, क्योंकि उसके शरीर में सोडियम की कमी है। तंत्रिकीय आवेग का मतलब जैसे मस्तिष्क आपको ऑर्डर दे, जैसे मुझे अभी सोचना क्या बोलना है, तो मेरा मस्तिष्क मुझे प्रॉपर आपको गाइडलाइन कर रहा है कि भाई आप ऐसे करो वैसे करो। तो तंत्रिकीय संकुचन में, आवेग संचलन में, जैसे मेरे को गर्म चीज़ को पकड़ लिया, मैंने हाथ हटा लिया, तो ये तंत्रिकीय आवेग सूचना है। जैसे अपन को छींक आ रही है, मतलब कोई भी क्रियाएं, जैसे अपन गर्म चीज़ को छूते हाथ हटाना है, या ठंडी चीज़ बहुत ज़्यादा उसको अपन हाथ हटा देते हैं, पानी पीते मुँह से करते हैं, ये सभी जो क्रियाएं रिस्पॉन्स है ये तंत्रिकीय आवेग, इससे अपने सोडियम क्या करता है, प्रॉपर वे में लाता है। विद्युतीय अपघटन मतलब शरीर में जो भी आयंस है उनका आवागमन है, सोडियम बाहर चला गया तो कौन सा आयंस को कंट्रोल करे, आयनों का अनियमितता हो जाती है, तो भी जैसे सोडियम की कमी होने पर सर होने लग जाता है। जब आप सर दर्द हो रहा है हल्का सा, आप एक काम कीजिए, गिलास लीजिए, उसमें एक चम्मच सादा नमक डाल के घोल के पी लीजिए, तैयार हो जाएगा, मतलब सोडियम की कमी पूरी होगी। इस प्रकार से अब पोटेशियम क्या है, पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। आप कोई भी भोज्य पदार्थ खाएंगे, खाद्य पदार्थ खाएंगे, उस सब के अंदर क्या रहेगा, आपके पोटेशियम पाया जाएगा। उसके बाद पोटेशियम और कार्य सभी यही करेगा, पेशी संकुचन भी एक मदद करेगा, तंत्रिक आवेग में मदद करेगा, विद्युत अपघटन करेगा, एक साथ में कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कोशिकीय क्रिया शोषण, पाचन, सृजन, उनमें यह योगदान देता है। जितनी भी क्रिया होती है उसमें इसका योगदान रहेगा। कैल्शियम जो है वो आपके, कैल्शियम जो है आपके पाया जाता है दूध है, मुख्य रूप से दही है, आपके अंडा है, मांस, मछली, ये सभी पदार्थों में। और इसका कार्य क्या है, एक तो विटामिन डी जो होता है उसके अवशोषण में योगदान देता है मुख्य रूप से, कि विटामिन डी जो है उसका अवशोषण हो उसमें योगदान देगा। दूसरी चीज़ क्या है, ये आपके हड्डियों की मजबूती के लिए अच्छा होता है, हड्डियों व दांतों की मजबूती के लिए।
अब बात करते हैं फास्फोरस की। जो फास्फोरस जो होता है ये किससे मिलता है अपन को? दूध, दही, बाजरा, रागी, ड्राई फ्रूट्स और आपके मांस, मछली, इनका यकृत, वृक, ये खाने से ये अपने शरीर में फास्फोरस की कमी पूरी होती है। बाकी नाम तो आपके सुना है, एक तो रागी नया वर्ड है, एक ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स आप जानते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। इसके अलावा रागी जो है, रागी देखो अफ्रीका का मुख्य रूप से भोजन है। इसे बोला जाता है मंडुआ भी बोला जाता है, और मोटा अनाज होता है। ये अपने शरीर के लिए पोषक पदार्थ होता है, और अपन इसको अपने मारवाड़ी में उनको बोलते हैं नाचनी भी बोला जाता है। रागी जो है मोटा अनाज होता है, ये अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब देखो फास्फोरस का कार्य क्या है? यही हड्डियों की मजबूती लाना और दांतों की मजबूती में योगदान देता है। फास्फोरस रहेगा तो हड्डियाँ भी मजबूत रहेगी और दांत भी मजबूत रहेंगे। फिर है आयरन। आयरन की बात करते हैं, ये अपन को कहाँ से मिलेगा? तो ये आपके देखो ब्लड है, रक्त की सहायता से कमी पूरी कर सकते हैं। पालक है, इसके साथ में हरी सब्जियां हैं, और इसके अलावा आप इसमें गुड़ है, गाजर है, अंडा है, दूध, दही, मांस, वो इसमें इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स है, रागी है, बाजरा है, ये सभी इसमें आएंगे। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? आपको पता है कि अभी अपने शरीर में क्या करता है? हीमोग्लोबिन निर्माण में योगदान देता है। तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा? आपके एनीमिया रोग हो जाएगा। फिर आप विटामिन आपके आयोडीन। आयोडीन से क्या होता है कि जो आयोडीन है आपके, ये कहाँ से प्राप्त होगा? तो एक तो ये भी आपके नमक से, समुद्री नमक, समुद्री भोजन। समुद्री भोजन क्या है? जो समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल है, जलीय जीव है, समुद्रों में जापान के, चीन के लोग वहाँ ज़्यादा खाते होंगे, ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है? तो वहाँ के समुद्री भोजन करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ही होते हैं। इसके अलावा आप हरी सब्जियाँ खाइए। फिर काला नमक है, ये सभी इसके क्या है? अच्छे सोर्स है। किसके? आयोडीन। और आयोडीन क्या कार्य करता है? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में योगदान देता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन है बने, उसके लिए क्या है? इसका योगदान है। कमी होगी तो मैंने आपको बताया तभी ऊपर, अब आपके गलकंड या गेंगा रोग हो जाता है। तो ये सारणी ध्यान रखना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, आयरन और आपके आयोडीन। कमी से ये कार्य बता दिया। अब ये कम होंगे तो ये कार्य प्रभावित होंगे। मान लीजिए आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, रक्त में आपके एनीमिया हो जाएगा। मान लीजिए आयोडीन नहीं बना है, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। इसकी जो कार्य है, थायरोक्सिन हार्मोन क्या कार्य करता है? उपापचय क्रिया नियंत्रित होता है, वो बंद हो जाएगी। कैल्शियम है, ये नहीं मिलेगा तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, विटामिन डी का अवशोषण नहीं होगा, दांत कमज़ोर हो जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सारणी का जरूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन आ जाता है सोडियम स्रोत क्या है? स्रोत नहीं पूछेगा, पूछेगा तो आपसे कार्य ही पूछेगा। अब आगे पढ़ते हैं अपन। ये आपके हो गया कुपोषण, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, विटामिन कुपोषण क्या है, प्रोटीन कुपोषण क्या है, खनिज आयन कुपोषण क्या है। तो ये तो बात होगी। अब अपन बात करते हैं इसके आगे जस्ट कि भाई जो पीने योग्य जल है, कि भाई पानी की बात करेंगे, पीने योग्य जल के गुण, कि जो आप जल पीते हैं उसके क्या गुण होने चाहिए, कौन सा जल अपन को पीना चाहिए, कौन सा नहीं पीना चाहिए, दूषित जल पी लेते हैं उसके दुष्प्रभाव क्या रहेगा, उसकी बात करेंगे। तो मैं तो पहले इसमें पढ़ेंगे अपन पीने योग्य जल के गुण व दोष। गुण व दुष्प्रभावित जल का दुष्प्रभावित या प्रदूषित जल पीने के प्रभाव, उसके बाद में बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं इतनी सी करते हैं कि भाई पीने योग्य जल के गुण क्या है। देखो आपको पता है जल अपने सबसे ज़्यादा जरूरी कंटेंट में से एक है। बाकी भोजन किए बिना रह सकते, लेकिन जल सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर जल। तो जल जरूरी है। और आपको पता है जल की मात्रा बहुत कम हो गई है, अपन वैसे ही जल का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको सिंपल सी बात समझाएं, गाँव में पहले जैसे कुएँ होते थे, बावड़ियाँ होती थी, लोग वहाँ से पानी भरते थे। आजकल कुएँ सूख गए, बावड़ियाँ सूख गई, ट्यूबवेल है उसमें भी पानी बहुत 300-400 फीट गहराई में, उसके बाद वो भी फ्लोराइड युक्त। तो अब जल आपको पता है कम है, जल ही जीवन है, फिर भी अपन जल का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको पता होगा जल ही जीवन एक बहुत ही बड़ी पुरानी लाइन है, ये अपने लिए जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, जल एकमात्र ऐसा है जो आपके तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीन अवस्था कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ये तीनों अवस्था में पाया जाने वाला प्राकृतिक पदार्थ एकमात्र प्राकृतिक पदार्थ है। ठोस मतलब बर्फ के रूप में पाया जाता है, आइस के रूप में। द्रव तो आप जल पीते ही हो, और गैस के रूप में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाने वाला एकमात्र पदार्थ है। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, एक जो ऐसा कौन सा पदार्थ है प्राकृतिक रूप से जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस।
तो जल जो ज़रूरी है, जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर आपके सिलेबस में लगाने का एक ही औचित्य है कि आपको समझें, इस चीज़ को पढ़ें और समझाएं लोगों को भी। आपको दुरुपयोग नहीं करना, जहाँ जरूरत है उतना ही पानी यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। ये अपन पढ़ते हैं। नारे क्यों लगाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा? तो कि एक लोगों में मानसिकता सुधरे, लोगों की जागरूकता बढ़े, ठीक है ना। ये तो होगी। अब पीने योग्य जल के गुण क्या होने चाहिए? आप कौन सा जल पिए जो आपके लिए अच्छा होता है? तो पीने योग्य जल में पहला गुण है भाई आपके, कि जो पीने योग्य जल जो होता है उसमें पहली बात क्या है कि जो जल है उसमें आपको आंखों से दिखने वाले कोई भी पदार्थ नहीं होने चाहिए, मतलब कंकड़ नहीं होनी चाहिए, धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। उससे बोलते हैं कि भाई पीने योग्य अपन को क्या, और जो जल पी रहे हैं उसमें आंखों से दिखने वाली अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, कि भाई आंखों से कोई जैसे लकड़ी का टुकड़ा ऐसे जल में नहीं होना चाहिए, भाई आंखों से दिखने वाली अशुद्धि नहीं हो, पहला पॉइंट। तो दूसरा क्या है कि जल में कोई सूक्ष्म जीवी नहीं हो, सूक्ष्म जीव नहीं हो। सूक्ष्म जीव का कैसे पता चलेगा? जल में बदबू नहीं आनी चाहिए, साफ सुथरा जल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि जल आपके क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, और उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए? पीएच नियंत्रित होनी चाहिए। पीएच नियंत्रित मतलब उदासीन होनी चाहिए। देखो आपको पता है पीएच जानती हैं आप, बता देता हूँ, 1 से 7, 7 और 7 से 14, 8 से 14। 1 से 7 होता है उसे बोलते हैं अम्लीय, खट्टा। 7 मतलब उदासीन, ना अम्लीय, ना खट्टा, ना क्षारीय। और 8 से 14 मतलब क्षारीय, कड़वा। अब वो पता है छाछ होती खट्टी हो जाती, बोलते नमक डाल दो तो खट्टी कम लगेगी, मतलब ये अम्लीय क्षारीय है। अम्ल ज़्यादा है, क्षार डाल दीजिए, किस तरह पड़ेगा? तो 1 से 7 तक रहने की कोशिश करा, ये 8 से, तो फिर बीच में आ जाएगा 7। तो जल की पीएच कितनी होनी चाहिए? नियंत्रित होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। और चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जल में पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए, क्योंकि अपन जल में ऑक्सीजन रहेंगे। आपको पता जल का सूत्र क्या है? H2O। ऑक्सीजन तो जरूरी है। ये चारों चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। जल में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, आंखों से दिखने वाली। दूसरी चीज़, जल में सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो बदबू नहीं आएगी, जल साफ सुथरा होना चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए, सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। तीसरा, जल की पीएच नियंत्रित होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट, जल में पर्याप्त मात्रा में O2 घुली हुई होनी चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा O2 घुली हुई कि नहीं है? इसका भी एक परीक्षण होता है, POD बोला जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उससे पता चल जाता है 1 लीटर जल में इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, उतनी नहीं है तो जल क्या प्रदूषित है। तो ये हो गए अपने जल के गुण। अब ये जल में गुण होंगे, पीने योग्य, तो फायदा क्या होगा? देखो डॉक्टर क्या सलाह देता है, हमेशा इंसान को कम से कम 8 से 10 गिलास डेली पानी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास, एक गिलास अपन मान लीजिए 250 ml की मानते हैं, जिसे इन लैंग्वेज में पाव बोलते हैं। तो 8 से 10 गिलास में 2 से 2.5 लीटर पानी होना चाहिए। कम से कम पीना तो 4 से 5 लीटर चाहिए, लेकिन डॉक्टर मशवरा देते हैं कम से कम आप 2 से 2.5 लीटर पानी तो डेली पीजिए, ठीक है। और जो ज़्यादा वर्क करते हैं, हार्डवर्क ज़्यादा, उनको ज़्यादा पीना चाहिए। अब इससे होगा क्या? ज़्यादा जल पिएंगे तो शरीर में जो जहरीले पदार्थ बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वो बाहर निकल जाएंगे। शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आएगी, शरीर के उपाप चिकरे नहीं। तो आपको पता, सुबह उठते हैं, आलस रहता, पानी पीते, शरीर एकदम रिफ्रेश हो जाता है, ऐसा अच्छी थकान नहीं होती है, ताजगी महसूस होती है ना, एकदम बढ़िया सा माहौल रहता है, उपापचय क्रिया ढंग से होती है। शरीर में किसी भी प्रकार के हानिकारक कीट है, कीटाणु, वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे अपशिष्ट पदार्थ की सहायता से। तो जल अपने जीवन का आधार है। तो आपको जीवित रहना है तो जल जरूरी है। जल पीने से बहुत सी बीमारियाँ कम हो जाती है। जल पीने से उपापचय क्रिया ढंग से रहती है, थकान नहीं होती है, मांसपेशियों में रिलैक्स रहता है। तो सभी प्रकार की क्रिया किसके द्वारा होती है? जल के द्वारा नियंत्रित होती है। और जल जब तक अपन पीते रहें, पीना चाहिए सबसे ज़्यादा, और उतना ही अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, अशुद्धियाँ, ये सब बाहर निकलती है, जिससे शरीर क्या रहता है? स्वच्छ रहता है। तो पीने योग्य जल के 4 पॉइंट्स ध्यान रखें। जल की उपयोगिता क्या है, मैंने आपको बता दिया। थकान दूर करता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है, जहरीले पदार्थ बाहर निकालता है, अपने शरीर की उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है, शरीर से होने वाले रोग बाहर निकाल देता है, पथरी नहीं होती है, हृदय रोग नहीं होते हैं, श्वसन संबंधी रोग नहीं होते हैं, फेफड़े सही रहते हैं। मतलब आप समझ, शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, किडनी साफ रहती है, सभी जरूरी है। यूरिया बाहर निकल जाता है, अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट और भी गंदगी है, कचरा शरीर से सब बाहर निकल जाता है, इसलिए जल बहुत जरूरी है। तो ये हो गए पीने योग्य जल के गुण। अब दूषित जल पिएंगे, उसका दुष्प्रभाव क्या रहेगा? तो अब अपन पढ़ेंगे दूषित जल के दुष्प्रभाव, कि भाई दूषित जल है। अब एग्जाम में क्या ध्यान रखना है? पीने योग्य जल के गुण। और आपको पूछ ले जल की उपयोगिता क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया था, उपापचय क्रिया में, थकान दूर करने में, जहरीले पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में, पथरी को बाहर निकालने में, शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सभी पॉइंट है। थ्योरेटिकल पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, उसे पढ़ लीजिएगा आप, सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अब देखो दूषित जल पीने के दुष्प्रभाव।
कि आप मान लीजिए दूषित जल पी लिया तो क्या होगा, दूषित जल के दुष्प्रभाव। आप सोचेंगे सर खराब जल पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम बताते हैं क्या हो जाएगा कि भाई दूषित जल में बहुत सारे सूक्ष्म जीव, कीटाणु, विषाणु होते हैं जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दूषित जल में क्या हो सकता है, देखो प्रोटोजोआ हो सकता है, अभी बताऊंगा थोड़ा सा प्रोटोजोआ क्या है, सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, विषाणु हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, सूक्ष्म कर्मी में आ जाते हैं आपके, समझ में नहीं आएगा आपको, हेलमिंथीज है, ठीक है, इस वर्ड के सदस्य है, प्लेटी हेलमिंथीज है, एस हेलमिंथीज, ये वर्ड के सदस्य आ जाते हैं। जब ये जल में चले जाते हैं तो इससे क्या बीमारी हो जाती है, प्रोटोजोआ क्या है, ये सभी सूक्ष्म जीव है जो अपन को नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं, जब आपको पता ही नहीं चलेगा जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, तो अपन पिएंगे तो क्या होगा कि जैसे बीमारी हो सकती है, कोलेरा हो सकता है, कोलेरा है आपके, टाइफाइड है, ठीक है, ये दोनों जीवाणु से होने वाले रोग हैं। फिर इसके बाद आपको देखो पीलिया है, फ्लू है मतलब जुकाम है, हेपेटाइटिस है, ये कुछ बीमारियां हैं जो जल पीने से हो सकती है, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया, फ्लू, हेपेटाइटिस, ये तो विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, ये जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा, ये तो आपके पर्सनल दिया हुआ नहीं है। तो ये बीमारियां हो सकती है दूषित जल पीने से। और एक बीमारी का आपके जिक्र किया है उसकी बात करेंगे, वो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। कौन सा आपके दे रखा है, नारू या बाला रोग। क्या होता है नारू या बाला रोग, ये एक आपके हेलमिंथीज से होने वाला रोग है, कर्मी होते हैं, कीड़े होते हैं, उनसे होने वाला रोग है, और इसका रोगजनक याद रखना है। तो ये पूछा था एग्जाम में, नारू या बाला रोग का रोगजनक क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। रोगजनक है इसका, यहाँ लिख देते हैं, कोई भी रोग होता है उसका रोगजनक और किसकी वजह से फैलता है वो जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो आपके रोगजनक ही दिया, उसकी बात करते हैं। नारू वाला रोग क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। रोगजनक देखिए, रोगजनक है इसका ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, याद रखेंगे वर्ड, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है क्या, एक प्रकार का हेलमिंथीज है। ये आपकी किताब में नहीं दिया, को याद नहीं होते हैं हेलमिंथीज क्या होता है। आप 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन आप 11th क्लास में पढ़ेंगे ज़्यादा। इसके हेलमिंथीज ये आपके बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं जो अपने शरीर में रोग फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अभी ये ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस किसका है, नारू या बाला रोग का रोगजनक, ये पूछा जाएगा। अब ये देखो, उसको एक और नाम गिनी कर्मी भी कहा जाता है, नारू या बाला रोग, लेकिन आपके लेवल पे नहीं है, बड़ी क्लासेज में पढ़ेंगे आप, तो याद नहीं रखना, टू द पॉइंट चलना है। अब क्या होता है इस रोगजनक में कि इसमें जो रोगजनक की जो मादा होती है वो अपने अंडे कहाँ देती है, परपोषी के बाहर। परपोषी मतलब अपने शरीर में नहीं देगी, ये अंडे देती है, मान लीजिए जल में अंडे दे दिए। अब मान लीजिए जल में अंडे दिए, उसी जल को अपन ने पी लिया, वो जल वो पी लिया, तो ये अंडे अपने शरीर में जाएंगे, फिर उस अंडों से क्या होगा, नया जीव बनेगा। वो जीव फिर क्या करेगा, अपनी स्किन से बाहर निकलेगा। ज़्यादातर ये रोग बाहों में, त्वचा पर, यहाँ पे होता है, तो ये अपनी स्किन से बाहर निकले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होगी, जलन होगी, फिर वहाँ पे फुफुला होगा, फुफुले से फिर वो क्या मादा बाहर निकलती है इससे। फिर उसको क्या करते हैं डॉक्टर लोग, लकड़ी से लपेट के उसको बाहर निकालते हैं। और निकालने में तकलीफ क्या है, कहीं अंदर टूट गया तो और समस्या, जलन होती है, तो ये बीमारी होती है। लेकिन इसका अभी कोई भी रोगजनक, क्योंकि ये 2000 के बाद में इसका अभी तक कोई भी रोगी नहीं देखा गया। लेकिन अपनी गलत आदतें रही, अपन हाथ अच्छे से नहीं धोएंगे, गंदा पानी पिएंगे, साफ़ सुथरा पानी नहीं पिएंगे, तो ये बीमारी वापस होने के चांसेज है। तो ऐसी बीमारियां वापस नहीं हो, इसके लिए अपन को क्या करना है, दूषित जल का सेवन नहीं करना है, दूषित जल पीना ही नहीं है, शुद्ध जल पीना। शुद्ध जल की मैंने आपको विशेषता बता दी, आपको कैसा पता चलेगा शुद्ध जल कौन सा है। तो ये अभी जो पैराग्राफ मैंने बोला, अभी 5 मिनट से बोल रहा हूँ, उसमें महत्वपूर्ण क्या है, दूषित जल में कौन सा रोग हो जाएगा, नारू या बाला रोग। रोगजनक कौन है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ये याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। और मादा क्या होती है, परपोषी होती है, शरीर के बाहर अंडे देती है, कैसे, जल में अंडे देती है, जल वो अपन पी लेंगे, फिर अपने शरीर में अंडे के सहायता से मादा और चली जाती है, फिर ये क्या करती है, अपने शरीर से बाहर निकलती है, फिर इससे जलन होती है, खुजली होती है, और अंदर टूट गई तो और बीमारी संक्रमण फैल सकता है। तो ये हो गया आपके दूषित जल के प्रभाव। अब अपन एक लास्ट टॉपिक की ओर बात करेंगे, उसके बाद क्लास कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी जो क्लास है उसको कल करेंगे पूरा, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं ले रहा हूँ मैं, आपके 30 से 35 मिनट या 25 मिनट की क्लास ले रहा हूँ, ताकि आपको आराम से समझ में जाए, आप आराम से रिवाइज कर सकें, साथ में पढ़ते जाइए, कोई तकलीफ नहीं होगी, पूरा पढ़ा रहा हूँ। और एग्ज़ाम के हिसाब से जो महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़, वो भी बता रहा हूँ आपको क्या याद रखना है। बाकी तो एक क्राइटेरिया, एक फिल्म बनाने के लिए, जैसे माहौल बनाने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ साथ साथ। अब बात करेंगे मोटापा, ओबेसिटी कहा जाता है इसे,
देखो मोटापा क्या है कि शरीर पर अत्यावश्यक या अत्यधिक, एक तो अत्यावश्यक नॉर्मल, जैसे शरीर पर अत्यधिक मात्रा में शारीरिक वसा या फैट या चर्बी जमा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, मोटापा। अब मोटापा पता कैसे चलेगा कोई आदमी मोटा है कि नहीं है? एक तो देखने से पता चलता ही चलता है, एक वो तरीका है जैसे बोलते हैं आपके बॉडी मास इंडेक्स, क्या बोला जाता है, BMI याद रखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, देखो समझो। वैसे सभी का ऐसे नहीं, भाई मोटा ऐसे नहीं, सभी का वेट जो होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग होता है। किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसका वेट ज़्यादा हो सकता है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देख बताऊँ मेरा ही। जैसे मान लीजिए मेरी हाइट है, इसको मैं, इसका क्या है फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, इसका निकाला क्या जाता है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, कि भाई कितने किलोग्राम पे कितनी हाइट होगी तो सही रहेगा। तो इसका मान है कि यदि ये मान किलोग्राम हाइट से निकालें 25 या 25 के आसपास आता है तो आप पूर्व मोटापा की स्थिति में, पूर्व मोटापा का मतलब आप में मोटापा बढ़ रहा है। और यही मान आपके 30 किलोग्राम प्रति ऐसे आएगा, वैल्यू आती है इसकी भी निकालेंगे जैसे, तो ये 30 से ज़्यादा आता है तो आप मोटापा की स्थिति में, ओबेसिटी की स्थिति में यह हानिकारक है। और 18 से लेकर, ऐसे वैल्यू बता देता हूँ आपको एग्जिट, ये तो आपकी किताब दिया, 18 से लेकर 24.9 के बाद 10 भी आ जाता है तो आप मोटापा की स्थिति में आएंगे। तो 24.9 जो वैल्यू है ये आपके फिट की वैल्यू है। 18 से कम है आप कुपोषण के शिकार हैं, 18 से 24 के बीच में इसका मतलब आप क्या है, मोटापा नहीं, आप फिट है। और 24.9 से 24.10 और 25 हो गई तो आप मोटापा की पूर्व स्थिति में, मतलब आप पे मोटापा है। अब इसका निकालते कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ये बॉडी अपने शरीर में जो वेट होता है, वजन होता है, वो आपके हाइट के लंबाई के अकॉर्डिंग होता है। देखो मैं निकाल के बताता हूँ, मेरा निकाल के बताता हूँ, जैसे मैं किस स्थिति में भी बताऊँगा उसके बाद में। जैसे मेरा वेट है 80 kg और मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच, तो इसको निकाल लेते हैं। वेट किलोग्राम में लेना, हाइट किस में लेनी है, आपके मीटर में लेनी है। तो मीटर में लेने के क्या करेंगे, पहले आपके उसको सेंटीमीटर में बदल के 100 का भाग दे देंगे, मीटर में आ जाएगी। तो देखो इसमें 1 मीटर में आपके 1 इंच में आपके होते हैं, 1 फीट में आपके होती है, मेरे है 5 फीट 7 इंच, तो ये मेरे 1 फीट में आपके 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 में तो हो जाएंगे ये 150, और 7 में आप 2.5 से मान लीजिए 14 और 7 21, लगभग 21 इंच, मतलब ये अपने मेरे आगे 71 सेंटीमीटर आ गए। अब इसको मीटर में बदलना, कैसे बदलूंगा, 100 का भाग दे दो 1.71। अब दो बार देखो, मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार हाइट को 2 बार गुणा करना, तो 1.71 और 1.71 2 बार गुणा होगा, और इसका भाग किस में लगेगा, 80 में लगेगा। और लमसम ये वैल्यू आएगी आपके 27 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये मोटापा की स्थिति है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक स्थिति है। यदि ये 25 से कम आती या 24.9 से कम आती तो अपन क्या बोलते हैं, फिट वाली अवस्था में होते हैं। 25 आ रही है तो ये पूर्व मोटापा, और 30 से ज़्यादा है तो ये मोटापा या ओबेसिटी क्या है, संकेत। अब इसके मोटापा होने से क्या नुकसान है उसकी बात करें, तो जो मोटापा है ओबेसिटी, उसका नुकसान क्या है। एक तो इसमें क्या होती है, हृदय संबंधी बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक वाली जैसे प्रॉब्लम। उसके बाद में श्वसन क्रिया संबंधी प्रॉब्लम, रात को सांस लेने में तकलीफ, और आपके अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। अब मोटापा के कारण क्या है, मोटापा बढ़ता क्यों है, तो मोटापा एक मुख्य कारण है कि जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसकी ऊर्जा की अनियमितता है, कभी भोजन ज़्यादा ग्रहण कर लिया, ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है, उसकी वजह से होता है। दूसरी चीज़, आपका जो भोजन करने का जो तरीका है, या व्यायाम नहीं करना, या आप व्यायाम बहुत कम करते हैं, शरीर की जो ऊर्जा एनर्जी खर्च है वो कम हो रहा है। और महत्वपूर्ण कृत्रिम भोजन या जंक फूड्स खाते हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा बर्गर, इन पे फोकस करते हैं, सैंडविच जो है, या कृत्रिम भोजन जैसे आप मार्केट से बाहर से लाई चीज़, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, या आपके बाहर से जो भी चीज़ें मिलती, पैकेजिंग चीज़ें हैं, मिठाई है, ये सभी चीज़ें क्या है, कृत्रिम भोजन में आती है। सभी लेने से क्या होता है, मोटापा आपके बढ़ता है। और एक मुख्य कारण है हाइपरथायराइडिज्म, जैसे बोलते हैं आउटोक्रियात्मा, मतलब थायराइड ग्रंथि जब उसका संतुलन बिगड़ जाता है तो भी आपके मोटापा की संकेत होते हैं। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।